So this is our new chapter, fourth chapter of class 12th, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है. ओके, सिंपली रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रिफर टू अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो वो हेल्दी रहे, वो नॉर्मल फंक्शन करें. बट अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है कि हम लोग सारे एक्सपेक्ट में अच्छे से रहें, वेल बींग रहें इन ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल. हर तरीके से हम लोग सही रहें, उसको क्या कहा WHO ने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, क्योंकि इन सारे चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी पड़ता है. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें सही रहनी ज़रूरी है, वेलबींग रहनी ज़रूरी है. द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्ड फॉलोइंग फैक्टर्स. अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हमें कुछ फैक्टर्स को फॉलो करना होगा, जो कि क्या क्या है. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स. सेक्स से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बेटर अवेयरनेस होना. ठीक है. इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हमें क्या करना है, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज को इंक्रीज़ करना है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि इन्फेंट की मोर्टिलिटी की रेट जो हो वो कम हो. ठीक है, इन्फेंट की मोर्टिलिटी रेट मतलब डेथ रेट कम हो. ओके, तो इन चीज़ों में भी हमें अवेयरनेस रखनी है. फिर इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद ए स्मॉल फैमिली. ऐसे कपल्स इंक्रीज़ करने हैं जिनकी छोटी फैमिली हो, स्मॉल फैमिलीज हो. ठीक है. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs. STDs क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं, सेक्सुअली जो डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं, STDs कहते हैं. ठीक है. बेटर डिटेक्शन होना चाहिए और बेटर क्योर होना चाहिए. STDs जो होते हैं उनका क्योर सही से होना चाहिए, उनका डिटेक्शन सही टाइम पे हो जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ईज़िली उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है और उनके क्योर भी बहुत कम होते हैं, लाइक एड्स. ये सब क्या है, ये STDs है. ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअली फैलता है ये बीमारी. ओके, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम. सारे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ओवरऑल क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही रखने के लिए, इम्प्रूव रखने के लिए ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है. फिर क्या है, सम ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर. कुछ ऐसे भी अवेयरनेस हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सही होते हैं. चलिए देखते हैं वो क्या क्या है. सबसे पहले कि एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था इंडिया में 1951 में. ठीक है, जो क्या था, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ठीक है, जिसको हम लोग नाम दिया गया था चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH. ये 1990 नहीं, पहले एक दूसरा आया था, फिर उसके बाद में इम्प्रूव करके उस प्रोग्राम को, जो पहले एक प्रोग्राम आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके फिर क्या प्रोग्राम आया, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि 1997 में लॉन्च हुआ. ठीक है. अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ था कि इस प्रोग्राम को इसलिए लाया गया था ताकि अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में सेक्स रिलेटेड. ठीक है, सेक्स को लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले. तो क्या था कि सबसे पहला इसमें था क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सेप्ट्स. रिप्रोडक्शंस को लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना. ओके, इसलिए ये प्लानिंग आया था. और क्या क्या रीज़न्स थे इस प्रोग्राम के आने के, उसे भी हम देखते हैं. तो पहला हमारा पॉइंट हो गया कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना था, इसलिए ये प्रोग्राम आया था. फिर सेकंड क्या है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी. रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी हेल्दी रहे उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. ठीक है, गवर्नमेंट के जरिए या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, इन सबको भी ये स्टेप्स लेना चाहिए जिससे क्या हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी रहे. ठीक है, तो सेकंड हमारा पॉइंट ये हो गया.
थर्ड है हमारा, इन स्कूल्स इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इज़ अ गुड स्टेप टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन फॉर एडोलसेंट्स टू डिस्करेज देम फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स। बहुत सारे मिथ होते हैं इन चीज़ों को लेके, तो उस मिथ्स में ना बिलीव करने के लिए, उस कंसेप्शंस पे बिलीव ना करें, इस चीज़ के लिए स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करना, ठीक है। ये एक बहुत ही गुड स्टेप था जो कि प्रोवाइड किया था, जिससे एडोलसेंस में जो पीरियड में जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो समझ पाए, उन्हें सेक्स रिलेटेड नॉलेज हो सके। एडोलसेंस शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। इन सारी चीज़ों के बारे में, जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, इनके बारे में, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, और STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, एड्स के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, ये भी एक इसका बहुत बड़ा इस प्रोग्राम का योगदान था। Married couple or those in marriageable age group should be educated about available birth control option. मैरिज कपल्स के बीच में बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जिससे उन्हें पता चले कि बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। हाउ टू केयर अ प्रेग्नेंट मदर के कैसे केयर किया जाता है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, फीमेल और मेल चाइल्ड दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए भी ये प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है, ताकि मैरिड कपल के बीच में जागरूकता बढ़े कि कैसे हमें बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, ताकि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे लोग नहीं ये करें। इस वजह से इस प्रोग्राम को लाया गया था। एंड किस तरीके से फ़ीमेल और मेल चाइल्ड में हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, और लोगों के बीच में बहुत कम उस समय जानकारी होती थी कि किस तरीके से प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी है और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ओके, and successfully implementation of action plans like providing medical assistance and care to reproduction related problems, pregnancy, delivery, STDs, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है लोगों को पता चले, इनके लिए सपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। एंड स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस, इट इज़ अ प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक। ये एमिनोसिंथेसिस ये क्या था, एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक था, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में मेल है या फीमेल चाइल्ड है, इसका पता लगाया जाता था, ठीक है। और अगर फीमेल हुआ करती थी तो उन्हें फिर क्या अबॉर्ट करा लिया जाता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इस चीज़ को बैन किया गया था ताकि फ़ीमेल की जो संख्या है वो कम ना हो, फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो कम ना हो। तो इसमें किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाता था ये हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था कि एमनियोटिक फ्लूइड होता था प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में, जिसका सैंपल लिया जाता था और डिटेक्ट किया जाता था कि अर्ली डेवलपमेंट फीटस को, ठीक है, जो फीटस डेवलप होते थे वॉम में वुमेन के, उनको डिटेक्ट किया जाता था और डिटेक्ट करके फिर पता लगाया जाता था कि ये मेल है या फीमेल है। द बेनिफिट ऑफ एमिनोसिंथेसिस आर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ फीटस। इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होते थे फीटस को, लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो गए, अगर क्रोमोसोम्स में कुछ प्रॉब्लम हो गए या कुछ भी और डिसऑर्डर्स है फीटस को, तो ये हमें उसी समय पता चल जाते थे कि ये प्रॉब्लम्स के साथ ये बच्चा पैदा होगा या बच्चा नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, ये उस टाइम ही पता किया जा सकता था। पर इसका मिसयूज़ क्या होता था कि लोग इससे सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे। लोग क्या करते थे, अगर देखते थे कि फ़ीमेल फीटस है तो उसको मार देते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा होने लग गया था, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस दैट लीड टू फीमेल फ्यूटिसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसे हमें बैन करना पड़ा। ओके, आई होप आप क्लियर हो। फिर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द ट्रीमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत ज़्यादा ही
साइज़ और ग्रोथ रेट बढ़ जाने की वजह से पॉपुलेशन का, इसे हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। इट ऑकर ड्यू टू इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशन। ये क्यों होता है? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और लिविंग कंडीशन बेटर हो जाता है। इसी का रीज़न होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाएगा डेथ रेट, तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल डेथ रेट कम हो जाने की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ता है। फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट के डेथ रेट कम होने की वजह से भी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है। और इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ऐसे रिप्रोडक्टिव एज वो एज होता है जिस टाइम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उस एज वाले लोगों का नंबर इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है, उसके वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। और अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज अराउंड 1.7%, दैट इज़ 17 by 1000 पर ईयर, ठीक है। बाय दिस रेट आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर। अगर इस तरीके से चलता तो हमारा पॉपुलेशन जो था 33 ईयर्स में डबल हो जाता। इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन होना भी सही नहीं है, इसलिए हमें पॉपुलेशन को भी हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। जिसके वजह से भी प्रोग्राम लागू होते हैं, जिसमें लोगों को प्रोग्राम में जो जो चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करनी है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के साथ साथ हमें पॉपुलेशन पे भी, बर्थ कंट्रोल पे भी फोकस करना होता है, ठीक है। तो आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में फ़िलहाल हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि किस किस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया जाता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। ओके, थैंक यू।